नमस्कार बच्चों, मैं पायल मुदगल राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय माता का आंचल का तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हम इस पाठ के 2 भाग पढ़ चुके हैं और यह पाठ हम पूरा कर चुके हैं। आज मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगी। इस पाठ के 2 भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक शिव पूजन सहाय जब छोटे से बच्चे थे तब उन्हें अपने पिता से बहुत ही लगाव था। वे हर समय अपने पिता के साथ रहा करते थे, उनके साथ ही पूजा पाठ करते थे, उनके साथ ही खाना खाते थे और जब वे दोस्तों के साथ खेला करते थे तब भी उनके पिताजी उनके साथ ही रहते थे और उनके खेलों को देखा करते थे। इस पाठ में शिव पूजन सहाय ने यह भी बताया है कि बचपन में वे कितने प्रकार के खेल खेला करते थे और उन्हें कितना आनंद आता था। लेकिन फिर भी जब कभी उन पर कोई संकट आता था, कोई परेशानी आती थी तो वे अपनी माँ की गोद में जाकर के शरण लिया करते थे। इसीलिए इस पाठ का नाम है माता का आंचल। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, यानी कि बच्चे को अपने पिता से बहुत अधिक लगाव था। फिर भी विपदा के समय, यानी कि कोई परेशानी के समय, कोई विपत्ति के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है कि विपत्ति के समय बच्चे को अपनी माँ की याद क्यों आती है? बच्चा अपनी माँ के आंचल में जाकर के शरण क्यों लेता है? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है, यानी कि ममता का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति, वो प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। बच्चों, प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ की माँ उसे अच्छी तरह से सजा संवार कर उसके सिर में सरसों का तेल डाल करके उसे बाहर खेलने के लिए भेजती हैं और वह रोता रोता बाहर जाता है। लेकिन जब वह अपने मित्रों को देखता है, अपने साथियों को खेलते कूदते देखता है तो वह रोना या सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, यानी कि तरह तरह के तमाशे करना, तरह तरह के खेल खेलना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल के साथी हैं, उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। प्रश्न 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तुकबंदी क्या होती है बच्चों? छोटी छोटी कविता, छोटे छोटे दोहे। तो खेलते कूदते हुए वे कोई ना कोई तुकबंदी किया करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो बच्चों, सारे बच्चे ही खेल खेलते हैं और खेल खेलते समय कई प्रकार की तुकबंदियां करते हैं। आप भी बचपन में अनेक प्रकार के खेल खेलते होंगे और उन खेलों के बीच में कई प्रकार की तुकबंदियां करते होंगे, जैसे कि पोशंपा भई पोशंपा, और भी कई तरह की कविताएं या कई तरह के गीत हम कोई भी खेल खेलते हुए गाते हैं।
तो उन्हीं गीतों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो आप जिस तरह के खेल खेलते हैं और आपके पास जो खेलने की सामग्रियां होती हैं, जो खिलौने होते हैं, उन सामग्रियों से भोलानाथ और उसके मित्रों के जो खेल के खिलौने थे वह किस प्रकार भिन्न होते थे, उनमें क्या अंतर था, वह अंतर आपको बताना है। उत्तर, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। तो बच्चों, उनके पास कोई विशेष खिलौने नहीं होते, वे चीज़ें जो कि उन्हें अपने खेत में, अपने घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जो बिल्कुल ही टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ही ख़राब चीज़ें होती हैं, कबाड़ होता है, उन्हीं कबाड़ में से वे कोई ना कोई चीज़ें ऐसी ढूंढ निकालते हैं जिनसे कि उनकी खेलने के खिलौने तैयार हो जाते हैं। उन्हें बाज़ार से कोई भी खिलौने लाने नहीं पड़ते। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थीं जिनसे वह खेलते व खुश होते। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। आजकल के बच्चे जिन चीज़ों से खेलते हैं वे तो इनसे बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि उनके लिए बाज़ार से खिलौने लाए जाते हैं, बाज़ार से अलग अलग खेलों की किट लेकर आई जाती हैं। इसके अलावा वे वीडियो गेम भी खेलते हैं, मोबाइल पर गेम भी खेलते हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से वो बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं। तो बच्चे तो अपने खेलने के लिए वस्तु स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। अगर हम उनके लिए बाजार से भी बहुत सारे खिलौने ले आएंगे तब भी वे घर में पड़ी हुई वस्तुओं से कोई ना कोई खेल खेलते रहेंगे। तो इसी प्रकार से भोलानाथ भी घर में, खेत में, आंगन में जो वस्तुएं होती थी उनके साथ ही खेला करते थे। परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है, क्योंकि आजकल बच्चे जो खेल खेलते हैं या माता पिता उनको जो खेल की सामग्री उपलब्ध कराते हैं वह बाजार से लेकर आनी पड़ती है। प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो ऐसे कोई ना कोई प्रसंग पाठ में ज़रूर आए होंगे जो प्रसंग आपके दिल को छू गए होंगे। जब भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ में खेल खेलते हैं तो क्या आपको भी अपने मित्रों के साथ खेले गए खेल याद नहीं आए होंगे। तो इस तरह के और भी प्रसंग होंगे जो आपके मन को छू गए होंगे। उन्हीं प्रसंगों को हमें यहाँ पर लिखना है। उत्तर, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है। जब वह आईने में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखता है और खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वो मुस्कुराकर आईना रख देना। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति यानी कि अपनी परछाई, अपने प्रतिबिंब के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है कि बच्चा किस तरह से आईने में अपने प्रतिबिंब को निहारता है और उसे देखकर सोचता है कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। और उसका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। दूसरा, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना। तो बच्चे जब खेल खेल में नकली बारात लेकर जाते हैं और फिर साथ में दुल्हन को लिवा करके लाते हैं। वो पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चे शर्मा करके भाग जाते हैं जब इनके पिता दुल्हन का घूंघट उठा देते हैं। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है।
इस प्रसंग से पता चलता है कि किस तरह से बच्चे समाज में जो कुछ हो रहा होता है वही देखते हैं और उसे ही ग्रहण करते हैं और अपने खेलों में भी उसी की अभिव्यक्ति करते हैं। बच्चे देखते हैं किस प्रकार से शादी ब्याह होते हैं, किस तरह से मंगल गीत गाए जाते हैं, किस तरह से बारात जाती है और किस तरह से बारात दुल्हन को लेकर के आती है, और वही सब वे अपने खेलों में दोहराते हैं। तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग उनका बचपना। तो इन्हीं खेलों में उनकी नाटकीयता कि उन्हें नाटक करना कितना अच्छा लगता है, स्वांग करना कितना अच्छा लगता है और उनके अंदर कितना सुंदर बचपना भरा होता है, यह भी उनके खेलों से पता चलता है। तीसरा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना। तो पिताजी अपने बच्चे के साथ कुश्ती लड़ते हैं और स्वयं शिथिल हो जाते हैं, स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं और बच्चे को अपने से जीतने देते हैं, जबकि यह असंभव सी बात होती है। बच्चे को उसका बल दिखाना, बच्चा अपनी जब ताकत दिखाता है और अपने पिता को हरा देता है तो उस बच्चे को कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद प्राप्त होता है। और पछाड़ खा गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। अधिकतर पिता अपने बच्चों के साथ इसी तरह के खेल खेलते हैं और इस तरह के जब खेलों के विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी अपने बचपन की याद आ जाना स्वाभाविक ही होता है। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो बच्चों, इसमें बहुत पहले की 30 के दशक की जो ग्रामीण संस्कृति थी कि जब 30 के दशक में गांव की स्थितियां कैसी थीं, उन स्थितियों का वर्णन किया गया है। लेकिन बच्चों, उस समय के गांव से आज के जो गांव हैं वे कितने भिन्न हैं या फिर अभी भी वे गांव वैसे ही हैं, इस बात पर हमें विचार करना है। उत्तर, 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी दिखावा जीवन का अभाव था। तो उस समय का जो ग्रामीण जीवन था उसमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। लोग बहुत ही सीधे सरल तरीके से रहा करते थे, उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थीं और उनके जीवन जीने का तरीका बहुत ही सादा, बहुत ही सरल था। लोग बहुत ही सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उस समय ग्रामीण लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था, तो गांव में विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था, गांव तक विज्ञान की पहुंच नहीं हुई थी। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे, लोग बाजारों पर कम आश्रित रहते थे। चोट लगने अथवा बीमार पड़ने पर भी बाजारू दवाइयों के स्थान पर घरेलू नुस्खे का अधिक प्रयोग करते थे। तो चाहे उन्हें घर में चोट लग जाती, छोटी मोटी बीमारी हो जाती, तो भी वे बाजार से दवाइयाँ नहीं लाते थे, बल्कि घर में ही जो छोटे मोटे घरेलू नुस्खे होते हैं उनका प्रयोग कर लिया करते थे। बच्चे भी अपने खिलौनों के लिए बाजार पर निर्भर नहीं थे, वे भी घर में, खेतों में उन्हें जो चीज़ें उपलब्ध होती थीं उन्हीं के साथ खेल लिया करते थे। इसी के साथ घर में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुएं भी हमें आसपास ही उपलब्ध हो जाती थीं, चाहे वह अन्न होता है, चाहे वह दूध दही होता है, सब कुछ घर में ही उपलब्ध हो जाया करता था। इसलिए वह जीवन बहुत ही सादा और बहुत ही सरल था। पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज का जो ग्रामीण समाज है वह काफ़ी परिवर्तित हो गया है, काफ़ी बदल गया है। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा
रहा है, क्योंकि अब गांव में भी विज्ञान पहुंच गया है। गांव के लोगों को भी नई नई चीज़ों के विषय में पता चलने लगा है, इसलिए जीवन के सारे पक्षों में आधुनिकता आ गई है। गांव के लोग भी अब बैलों की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग करने लग गए हैं। पहले वे रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते ही नहीं थे रासायनिक खाद क्या होती है, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। लेकिन अब रासायनिक खाद का प्रयोग करने लग गए हैं, क्योंकि शहरों से अब उनका आवागमन काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए शहरों का प्रभाव भी गांवों पर पड़ रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों, खेतीहर मजदूरों की संख्या घट रही है। अब लोग खेती नहीं करना चाहते, हर व्यक्ति पढ़ लिख कर ऊंची नौकरी प्राप्त करना चाहता है, दफ्तर की नौकरी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए किसानों की संख्या कम होती जा रही है। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग दूसरों पर आश्रित हैं। घरों में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है, उनके लिए भी लोग बाज़ारों पर या दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। जबकि पुराने ज़माने में गाँव के लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे, वे अपने लिए अन्न उपजा लिया करते थे, उनके पास मवेशी होते थे जिससे कि वो खेतों का काम कर लेते थे, दूध दही भी प्राप्त हो जाता था। तो जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं वे स्वयं ही उत्पन्न कर लिया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गांव भी आत्मनिर्भर के स्थान पर दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। प्रश्न 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो बच्चों, आपने यह पाठ पढ़ा। पाठ बहुत ही सरल था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। इसमें माता पिता का बच्चों के प्रति जो लगाव होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसका वर्णन किया गया है। हर माता पिता का प्रेम करने का तरीका अलग होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम तो करते ही हैं, पर कुछ उस प्रेम को व्यक्त कर देते हैं और कुछ उस प्रेम को व्यक्त नहीं करते। लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बच्चे को प्यार तो करते ही हैं। तो आप भी अपने जीवन में कोई ऐसी घटनाएं ढूंढें, कोई ऐसे अपने प्रसंग याद करें जिनसे कि आपके माता पिता का आपके प्रति स्नेह का पता चलता हो। वे घटनाएं जिनसे आपको लगता है कि हाँ, हमारे माता पिता हमें बहुत चाहते हैं, हमसे बहुत लगाव रखते हैं, वे घटनाएं आपको ढूंढनी है और यहाँ पर लिखनी है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी स्मृतियों के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर करना है। तो चलिए बच्चों, हम आगे का प्रश्न देखते हैं। बच्चों, 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, यानी कि जो ममत्व व्यक्त हुआ है, जो ममता व्यक्त हुई है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भोलानाथ के पिता एक सजग यानी कि जागृत वह स्नेही पिता थे। वे बहुत ही स्नेही थे। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था, क्योंकि भोलानाथ से उन्हें बहुत प्रेम था और भोलानाथ उनके साथ ही सोते और जागते थे, उनके साथ ही रहा करते थे। इसलिए उनके पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ में होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, वो उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। तो अपने बच्चे के ऊपर कोई भी संकट आते देख करके पिता एकदम से सजग हो जाते हैं, अपने बच्चे को संकट से बचाने का प्रयास करते हैं, बच्चे को उठाते हैं, साथ ही नहलाते धुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, अपने साथ घुमाने ले जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे के खेलों में भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसा उनके पिता का स्वभाव था। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही लिवा लाते हैं। जब उनके बच्चे को गुरुजी सजा देते हैं तो वे जाते हैं और गुरुजी से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मन नहीं मानता कि बच्चे को स्कूल में छोड़ें, क्योंकि बच्चा रो रहा होता है, दुखी हो रहा होता है। तो बच्चे को वे अपने साथ ही घर लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे के प्रति उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है।
यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरपूर माता हैं। उनकी जो माता है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वात्सल्य है, बहुत ज़्यादा ममत्व है। वे भरा पेट होने पर भी बच्चे को कुछ ना कुछ और खिला देना चाहती हैं। उनकी इच्छा रहती है कि उनका बच्चा खूब खाए और खूब स्वस्थ रहे। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है। जब वे भोजन करते हैं तो उनकी माता अलग अलग तरह के नाटक करती हैं, तमाशे करती हैं और फिर उन्हें भोजन कराती हैं। इससे पता चलता है कि वे भोलानाथ से कितना प्रेम करती हैं, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान यानी कि बहुत चोटिल होता हुआ देख करके, वो भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। जब भोलानाथ के चोट लग जाती है और वह बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो उसकी माँ उसे देख करके व्याकुल हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं और रोने चिल्लाने लगती हैं। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती हैं। बच्चों, सारी ही माएँ एक जैसी होती हैं। अपने बच्चे पर कोई विपत्ति आती हुई देख करके वे बेचैन हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और एक क्षण के लिए भी उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। माँ का तो मन ही ऐसा होता है, वह चाहती है कि अपने बच्चे की सारी विपत्तियों को, सारे संकटों को अपने ऊपर ले ले और अपने बच्चे को अपनी छत्र छाया में एकदम सुरक्षित रखे। ऐसा ही तो माँ का हृदय होता है। अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम, ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। इससे पता चलता है कि उनकी माँ उन्हें कितना चाहती हैं, कितना स्नेह उनसे करती हैं। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है माता का अंचल या माता का आंचल। अब यह शीर्षक किसको कहते हैं बच्चों? शीर्षक हम कहते हैं पाठ के नाम को। तो यह शीर्षक क्या आपको ठीक लगता है इस पाठ के लिए? और अगर यह शीर्षक आपको ठीक नहीं लगता तो क्या हम इस पाठ का कोई दूसरा नाम रख सकते हैं? क्या हम इस पाठ को कोई दूसरा शीर्षक भी दे सकते हैं? तो पाठ का शीर्षक है माता का आंचल। और क्योंकि यह पाठ माता और पिता के ऊपर ही लिखा गया है, बचपन के विषय में लिखा हुआ है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक माता का आंचल तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसे कुछ और शीर्षक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई दूसरा शीर्षक भी देंगे तो वह शीर्षक भी इतना ही प्रभावित करने वाला होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। तो देखिए बच्चों, उत्तर देख लेते हैं। लेखक ने इस कहानी का नाम माता का आंचल उपयुक्त रखा है, यानी कि यह जो पाठ का नाम है यह बिल्कुल ही ठीक है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि बच्चा अपनी माँ के आंचल में कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो माँ के आंचल की जो विशेषता है वह इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है, दोनों ही उसे बहुत चाहते हैं। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। तो पिता हमेशा ध्यान रखते हैं कि भोलानाथ क्या कर रहा है, भोलानाथ कौन सा खेल खेल रहा है, उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसे भोजन कराते हैं। यानी कि छाया के समान इसके पिता इसके साथ में रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं और कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है तो पिताजी उसकी रक्षा भी करते हैं। परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। लेकिन जब भोलानाथ को सांप दिखाई देता है तो उस समय वह इतना ज़्यादा डर जाता है कि उस समय उसे अपने पिता की याद नहीं आती बल्कि अपनी माता की याद आती है। वह अपनी माता के आंचल में छुप जाता है और माता के आंचल में छुप करके उसे बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस
महसूस होता है, वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं माता के आंचल में छुपा हुआ बैठा हूँ, अब मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। माता उसके भय से भयभीत है, तो माता तो स्वयं ही उसको इतना डरा हुआ देख करके स्वयं ही डर गई है कि मेरा बच्चा इतना डर क्यों गया। उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। माता जब देखती है कि उनके पुत्र को बहुत ज़्यादा दुख है, वह बहुत ज़्यादा डर गया है, उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वह भी अपनी सुध-बुध खो देती है। वह भी अपनी सोचने समझने की क्षमता को खो देती हैं, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र से इतना अधिक लगाव है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके, कि किसी तरह से अपने बेटे के दर्द को वह दूर कर सके। माँ का यह प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। माँ जो अपने बच्चे को सारे संकटों से दूर लेकर के जाना चाहती है, उसी कारण से बच्चे को सुरक्षित महसूस होता है, आत्मीय महसूस होता है, अपनापन और लगाव महसूस होता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है, माँ की ममता। तो इसके लिए हम माँ की ममता शीर्षक भी दे सकते हैं, माँ का प्रेम शीर्षक भी दे सकते हैं, लेकिन जो भी शीर्षक होगा वह माँ के लगाव को, माँ के ममत्व को व्यक्त करने वाला ही होगा, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। अतः यह शीर्षक भी उचित है, क्योंकि कहानी में माँ के स्नेह के विषय में ही ज़्यादा बताया गया है। इसलिए हम इसी प्रकार का कोई दूसरा शीर्षक भी कहानी को दे सकते हैं। प्रश्न 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और वे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं। लेकिन बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? उत्तर, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी विविध प्रकार की हरकतों से करते हैं। तो बच्चे अनेक प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे कि बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम व्यक्त हो जाता है। का वे अपने माता पिता से हठ द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं। वे जिद करते हैं, हठ करते हैं और माता पिता से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। और जब माता पिता उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, उनकी जिद को पूरा कर देते हैं, हठ को पूरा कर देते हैं या उन्हें उनकी इच्छित वस्तु दिला देते हैं, तो वह अनेक प्रकार से माँ बाप से लिपट करके, उन्हें प्यार करके उनके प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। तो सारे बच्चे माता पिता के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। जैसे इस पाठ में लेखक के पिता उनके साथ नकली कुश्ती लड़ा करते थे, इसी तरह बच्चे अपनी माँ के साथ भी खेल खेलते हैं और अपने पिता के साथ भी अलग अलग तरह के खेल खेला करते हैं। माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और बातों को बताकर। बच्चे माँ बाप से इतना जुड़े हुए होते हैं कि वे माँ बाप को अपने रोज के खेलों के विषय में बताते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई के विषय में बताते हैं। बच्चों, आप भी जब स्कूल से घर लौट कर जाते हैं तो अपने माता पिता को स्कूल की बातें बताते हैं ना। अगर स्कूल में कोई बात हुई होती है, अपने मित्रों के साथ कोई खेल खेला होता है या किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया होता है, वो भी तो हम अपने माता पिता को बताते हैं। तो इस तरह से अपनी बातें, अपनी दैनिक क्रियाकलाप की बातों को बताकर बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। तो बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं या वे उनकी पीठ पर लटक जाते हैं और माता पिता जहाँ भी जाते हैं वे उनके साथ में जाते हैं और इस तरह से वे माता पिता के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करते हैं।
माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे लगातार माता पिता के साथ रहते हैं। कई बार माता पिता किसी काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उनके साथ साथ ही लगे रहते हैं। वे जहाँ जाते हैं उनके साथ ही जाते हैं और उनसे लगातार बातें किया करते हैं। इस तरह से बच्चे माता पिता के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करते हैं। प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो बच्चों, इस पाठ में एक बाल्यावस्था की एक दुनिया रची गई है। ऐसी दुनिया क्या आपने भी देखी है? क्या आप भी जब इतने छोटे बच्चे थे, 5-6 वर्ष के थे, तो क्या आपकी दुनिया भी ऐसी ही थी? उत्तर, यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपनी खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे। तो बच्चों के पास खिलौने नहीं हुआ करते थे। अपने खेलने के लिए खिलौने वे प्रकृति से प्राप्त करते थे, घर से प्राप्त कर लेते थे या अपने खेतों से प्राप्त कर लिया करते थे। जो घर की निकली हुई बेकार की चीज़ें होती थी, उन्हीं से वे अलग अलग तरह के खिलौने बना लिया करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे, यानी कि प्रकृति से ही वे अलग अलग प्रकार के साधन इकट्ठे करके खिलौनों का निर्माण कर लिया करते थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। अब जो बच्चे हैं वे इस तरह के खिलौनों से नहीं खेलते। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। वे टेलीविज़न में कार्यक्रम देख सकते हैं, वे रेडियो सुन सकते हैं, उनके पास कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर पर वे अनेक प्रकार के खेल खेल सकते हैं। मोबाइल होता है, मोबाइल में भी वे गेम खेलते हैं। तो उस समय के बच्चों से आज के बच्चों की दुनिया अलग है, क्योंकि उस समय बच्चे एक साथ मिलकर के खेल खेला करते थे, परंतु आजकल के बच्चे केवल अकेले मोबाइल में खेल खेलते हैं या फिर टीवी में खेल खेलते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। तो उनका बचपन तो क्रिकेट खेलने में, बैडमिंटन खेलने में, चॉकलेट खाने में, पिज्ज़ा खाने में, बर्गर खाने में ही पूरा हो जाता है। प्रश्न 12, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन आंचलिक रचनाकार थे। अब आंचलिक रचनाकार किनको कहा जाता है? किसी अंचल विशेष के आधार पर रचनाओं का निर्माण करना। तो फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन ने बहुत सारी आंचलिक रचनाएं लिखी हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन ने बहुत सारी आंचलिक रचनाएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने ग्रामीण जीवन का बहुत ही रोचक और बिल्कुल जीवंत चित्रण किया है। अब ये रचनाएं आप कहाँ पर पढ़ सकते हैं? ये रचनाएं आपको आपके पुस्तकालय में मिल सकती हैं। आप पुस्तकालय में जाइए और अपने पुस्तकालय अध्यक्ष से कहिए, वे आपको अवश्य ही इनकी कोई भी रचनाएं निकाल करके देंगे। तब आप उन रचनाओं को पढ़िए और समझिए कि आंचलिक रचनाएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं और वे कैसी होती हैं। बच्चों, हमने आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला अध्याय माता का आंचल पूरा पढ़ लिया है और इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। बच्चों, पाठ बहुत ही सरल था, बहुत ही रोचक था और आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी और अगला पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।